इस बैठक के जरिए आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दें? देखिए, आपको तो जानकारी है कि 8 महीना 9 महीना के बाद 2025 के अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो प्रजातंत्र का महापर्व माना जाता है। और हम लोग राजनीति करने वाले आदमी हैं। राजनीति करने वाला आदमी कोई साधुओं का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला आदमी 24 घंटा हम लोग राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी का जो फैसला हुआ है, हमारे दलित सेना और पार्टी 18 और 19 दिसंबर को पटना में हमने बैठक बुलाया था और बैठक नवंबर में और बैठक में ये तय हुआ गांव की ओर चले और पार्टी के संगठन को धारदार बनाने गांव में एक पंचायत में जाए, महापंचायत करावे, दलित पंचायत करावे। उसी के क्रम में हम ये 5वां जिला हम लोग का है, 5वां जिला है। और हम समझते हैं कि 31 दिसंबर तक में हम कम से कम 10 और 12 जिला हम लोग घूमेंगे। अभी आप कार्यकर्ता के और अभी जो कार्यकर्ता सम्मेलन करने का 2 मुख्य उद्देश्य है। एक तो है पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए 2025 की चुनाव की तैयारी करना, और दूसरा है बिहार सरकार के द्वारा चौकीदार और दफादार इशू है। हजारों वर्ष से चौकीदार और दफादार एक समाज, एक जाति के लोगों को काम करता था। लोग इवन के अंग्रेज के ज़माने में भी चौकीदार समाज जो है, चौकीदार जो होता था, एक पासवान समाज के लोगों के द्वारा होता था। स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी जब इसको मुख्यमंत्री थे, चौकीदार को सरकारी सेवक के रूप से उन्होंने मान्यता दिया, चतुर्थवर्गीय श्रेणी में मान्यता दी। वर्तमान सरकार जो है, सबसे पहले तो ये काम नीतीश कुमार जी ने किया कि दलित को 2 भागों में बांटा, दलित और महादलित किया। अब दलित में जो पासवान समाज के लोग हैं, उसके मौलिक अधिकार का हनन बिहार सरकार कर रही है। और आज से 4 महीना पहले या 5 महीना पहले बिहार सरकार के द्वारा एक आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में गया है कि जो नई बहाली होगी चौकीदार का, उसमें रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया। मतलब जहाँ 100% पासवान समाज के लोगों को की नियुक्ति होती थी, वहाँ अब जनरल कर दिया गया। ये बिहार सरकार ने जानबूझ करके दलित का अपमान किया। और मैं कहता हूँ कि पासवान समाज के मौलिक अधिकार का हनन है। इसी तरह से आप देखिएगा दलित समाज में, महादलित में पासी समाज के लोग, पासी का मौलिक अधिकार है, उसका घर का भरण पोषण होता है, उसकी रोजी रोटी से ताड़ी उतारना, ताड़ी बेचना, उसको भी बिहार सरकार ने बंद किया, जिसके चलते उसके परिवार में भुखमरी की समस्या है। हम इस आज की बैठक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि चौकीदार दफादार समाज जो है, आप उसके नियुक्ति में पूर्व के भांति आप आदेश दीजिए। और दूसरा, पासी समाज के लोगों को मौलिक अधिकार का हनन नहीं करिए और उसको पूर्व के भांति उसको अधिकार दीजिए। आने वाले चुनाव में क्या आपकी पार्टी का एनडीए से गठबंधन नहीं रहेगा या फिर किसी अन्य पार्टी से आपका अलायंस नहीं होगा? आप जान लीजिए भाई साहब कि हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में, और हमारा पार्टी के साथ साथ हमारा जो दलित सेना है, जो एक सामाजिक संगठन है, उसका संगठन पूरे देश में है। और हम पूरे देश में हमारी पार्टी का संगठन है। और बिहार में जब 2025 का चुनाव होने वाला है, तो मैंने आपसे कहा कि हम गांव की ओर चले हैं और 225 सीट पर, 243 सीट पर हमारी पार्टी का संगठन है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम 243 सीट पर अपनी उम्मीदवारी देंगे। तो जदयू और बीजेपी के साथ आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपकी पार्टी का भविष्य बतावेगा, लेकिन अभी हमारी तैयारी 243 सीट पर। अभी नहीं मान रहे हैं आप, जो हम गठबंधन के साथ नहीं हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जब हम 243 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो भविष्य में क्या होगा तो भविष्य बताएगा। राजनीति में तो कुछ भी असंभव चीज नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। लेकिन अभी हम 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या देश के लिए जरूरी है? आपकी पार्टी इसको स्टैंड करती है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ
आज़ादी के बाद में 1952 से लेकर के 1967 तक पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव हुआ करता था। तो हम इसके समर्थन में निश्चित रूप से हैं कि उससे पैसे की बर्बादी, एक साथ यदि चुनाव होगा तो पैसे की बर्बादी रुकेगा, लेकिन उसके लिए भारत सरकार को नियम बनाना होगा। नियम बना करके और जितना भी विधानसभा है, विधानसभा से पारित कराना होगा कि आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए आवश्यक है, लेकिन उसमें बहुत सा प्रॉब्लम्स है, उसकी समाधान भारत सरकार को करना होगा। हाँ, तेजस्वी यादव लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का भला नहीं होगा। और देखिए, अपनी व्यक्तिगत राय है, लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय है। अब तेजस्वी यादव जी का राय अलग है, हमारी पार्टी का राय अलग है, लेकिन हमारी पार्टी, हमारा समर्थन है वन नेशन वन इलेक्शन। वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी पहले विज्ञापन में जो खर्च करते हैं उसको बंद करें, फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। वो विज्ञापन में तो भारत सरकार या बिहार सरकार जो है, जब मोदी जी विज्ञापन में जितना भी स्टेट गवर्नमेंट है, जितना भी भारत सरकार है, सभी लोग विज्ञापन अपना देते हैं। वो एक अलग इशू है, उससे कुछ लेना देना इलेक्शन करने की। आखिर बीजेपी और जदयू से आप नाराज क्यों हैं? अभी आपके भाषण में भी आपके कार्यकर्ताओं ने भी भाई साहब कि मैं नाराज नहीं हूँ। गठबंधन के लोगों के द्वारा हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पार्टी दलितों की पार्टी है, और दलितों के साथ में अपमान हुआ, भारत सरकार के द्वारा अपमान हुआ, और हमारा 5 सांसद था, 5 सांसद को आपने टिकट काट दिया। आखिर कारण क्या है? देश की जनता को बताना चाहिए कि आपने 5 सांसद का टिकट क्यों काटा। क्योंकि हमारी दलित की पार्टी थी, इसलिए आपने अनदेखी किया। इसलिए मुझको नाराजगी नहीं है, मुझको अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। इस बहाने अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और 243 सीट पर हमारी लड़ाई। आपको नहीं लगता है चिराग पासवान के कारण आपको नुकसान हो रहा है? इस पर हम कोई कमेंट्स करना नहीं चाहते हैं, और अच्छा होगा चर्चा नहीं करिए। उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है। इंडिया ब्लॉक के कुछ नेता भी कह रहे हैं। अब तो जो इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, उसमें 22-23 दल के लोग हैं इंडिया गठबंधन। हम इंडिया गठबंधन में नहीं होते। उस दल में जो लोग हैं, बिहार के कुछ लोगों ने राहुल गांधी के बारे में और ममता बनर्जी के बारे में अलग अलग अपनी राय दी है, तो उससे लफड़ा में हम पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा, मोदी जी ये संविधान को लेकर के जो चर्चा हो रहा था, उसमें उन्होंने 11 संकल्प की चर्चा उन्होंने किया। उन्होंने उसमें इस बात को भी कहा कि अब जो है भारत की राजनीति में परिवारवाद को भी खत्म करना है, और ये मेरा संकल्प है। तो आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद जो है समाप्त होने वाला है? इस बयान को हमको बताइए कि एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं या भाजपा पार्टी जो है, उसमें परिवारवाद है कि नहीं? उसका इतिहास आपको बिहार में मिल जाएगा। परिवारवाद नहीं है। बैगन सबके लिए ना बातर होता है, किसी जजमान के लिए बातर होगा, पंडित जी के लिए नहीं होगा। परिवारवाद अब किसको कहते हैं? राजा का बेटा राजा होगा, उसको परिवार। जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है, हम उसको परिवारवाद नहीं मानते। यदि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा, तो पॉलिटिकल राजनीति करने वाला आदमी के बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं होगा? कोई बताइए। परिवारवाद वो है पिछले दरवाजे से वो भेजते हैं। जैसे कोई प्रदेश का अध्यक्ष है या स्टेट का मुख्यमंत्री है या देश का प्रधानमंत्री है, तो अपने बेटा को राज्यसभा में भेज दिया, अपने बेटा को विधान परिषद में भेज के बिहार मंत्री बना दिया। तो उसमें मेरिट नहीं है तो पिछले दरवाजे से भेज दिया, तो उसको परिवारवाद कह सकते हैं। लेकिन जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, जिसको जनता चुनती है, हम उसको परिवारवाद नहीं मानते। आजकल चर्चा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। इस तरह के बयान को आप लोकतांत्रिक, ये जनतांत्रिक देश के लिए आप उचित मानते हैं? देखिए, देश में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में
निश्चित रूप से प्रजातंत्र का जो आधार है उसके आधार पर लोगों को काम करना चाहिए। तो इस तरह के बयान क्या लगता है कि इस तरह के बयान से देश का माहौल खराब होगा, क्या लग रहा है आपको? और संभल इसका उदाहरण है? नहीं, उदाहरण तो वो ठीक है, लेकिन ये तो व्यक्तिगत जो प्रत्येक पार्टी है, प्रत्येक पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हम एक हों कि अलग हों, और कुछ विचारधारा के चलते लोगों को मतभेद होता है, तो एक अलग इशू है। लास्ट सवाल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एकला चलो की नीति पर अब चलेगी और 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। एकला चलो की नीति पर हम नहीं है, हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। अब अपने गांव की ओर जाने की बात जो हमारे पार्टी का जो फैसला हुआ है, वो फैसला मेरा अंतिम फैसला है। गांव की तरफ हम जाएंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत गांव की ओर जाएंगे, इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, इसका क्या? गांव की ओर जाने की मतलब है कि जो गांव में गरीब गुरबा लोग हैं, समस्या तो गांव में है। शहर के लोग तो बड़ा ऐशो आराम से रहते हैं, गांव में लोग स्कूल की शिक्षा है, पढ़ाई की शिक्षा है, रोड है, बिजली है, बेरोजगारी है। इसका समाधान हमारी पार्टी और हमारा पार्टी जो है सो दलित महापंचायत करेगा। वहाँ जा करके हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, और जो हमारा लोग है, जो हमारा आदमी है, जो गरीब है, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर है, उसकी मदद हम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान निर्माण हुआ, उसमें यह नहीं लिखा गया, जो आरक्षण की सुविधा दी गई, उसमें यह लिखा गया था कि जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर जाति है, उसको आरक्षण की सुविधा दी जाए। पहले ज़माने में देखे हुईगा कि देश में पूरा देश में छुआछूत की भावना थी। अभी भी आप दक्षिण भारत में चले जाइए, अभी भी दलित समाज के लोगों को चुक्कर में चाय दिया जाता है। इसको समाप्त करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अभियान चलाया और संविधान बनाया। इसलिए उस संविधान के तहत तब तक सुविधा होनी चाहिए जब तक कि हम समान कक्ष में नहीं जाते। लास्ट सवाल, बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है, आपको क्या लगता है? आप अनुभवी राजनेता हैं, आपका क्या प्रश्न? मेरा प्रश्न है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, हर वर्ग के लोगों को न्याय मिल रहा है, क्या लगता है? नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। आज के तारीख में बिहार में जो सबसे अधिक कहीं शोषण होता है, जो दलित परिवार में होता है अधिक। आप देखिए, बगल में बेगूसराय की घटना देखिए, बगल में वैशाली की घटना देखिए, मुजफ्फरपुर की घटना देखिए, आरा की घटना देखिए, सब जगह सासाराम की घटना देखिए। दलित परिवार के जो लोग हैं, आज भी मैंने देखा था एक सप्ताह पहले कि अरवल में, पटना के बगल में अरवल है, अरवल में एक दलित समाज का लोग चौकी पर बैठा हुआ था और एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो उसके साथ लोगों ने मारपीट की। और भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार का जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो कितना सफल? भ्रष्टाचार तो है ही। हम जिसको नहीं मानते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते। बहुत बहुत धन्यवाद।